Hi everyone. So we were doing this chapter solutions and today we are going to discuss about the last topic of this chapter which is Van 't Hoff factor. ठीक है, बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है Van 't Hoff factor. And Van 't Hoff factor डिस्कस करने से पहले we will have to understand one term abnormal molar mass. Actually Van 't Hoff factor होता क्या है? देखो इससे पहले हमने क्या स्टडी करी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी थी और हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैंने आपको बताया था हम मोलिकुलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? जैसे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टडी करी थी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट इट इज इक्वल टू x2, यही हमने फॉर्मूला किया था। फिर यहां से हम क्या कर सकते हैं, x2 आपको पता है कि क्या है, मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का इन द सॉल्यूशन विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहां पर आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, और यहां से इस रिलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलिकुलर मास सोल्यूट का, राइट? ये रिलेशन ऐसे ही हमने बहुत जितनी भी कोलिगेटिव चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने करी थी, चारों में हमने रिलेशन किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मास से मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट से कैसे रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हमने किया था डेल टी एफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, जहां पर एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट सपोज करो मैं W से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब वही नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे कर सकते हो, मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो यहां पर भी मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेशन प्रेजेंट है। ऐसे ही डेल टी बी इट इज इक्वल टू के बी इंटू एम था, एम की जगह वही एम डिवाइडेड बाय ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और ये क्या है, मोलर मास। ठीक है, ऐसे ही डेल टी बी इट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, अब मोलर मास और डेल टी बी, राइट? ऐसे ही अगर हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की थी, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यही किया था सी आर टी। सी हमारी क्या थी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब वही है नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कहने का मतलब है कि हर प्रॉपर्टी से हमने क्या कैलकुलेट किया था, मोलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था सोल्यूट का। और एक और चीज नोट करो कि जो मास है और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जो मास है वो हमेशा ही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ये यूजफुल रहेगा अभी हमारे लिए। मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इन सभी फॉर्मूलाज में हम देख सकते हैं कि जो मोलिकुलर मास है वो हमेशा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मोलर मास की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफर करती है तो मोलिकुलर मास की वैल्यू भी डिफर करेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या एक्सप्लेन करी थी, एबनॉर्मल मोलर मास। मैंने आपको बोला कि वैन 't Hoff फैक्टर समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड वन टर्म विच इज एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास तो हम सबको पता है, कोई भी सब्सटेंस है उसके एक मोल का कितना मास होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है, CO2 है, अगर आपने इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है कि CO2 का एक मोल है, तो इंडिविजुअल एटम्स के मासेस को ऐड कर दो। कार्बन का कितना होता है, 12, एक ही कार्बन है तो 12 मल्टीप्लाइड बाय में 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ जाएगा 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 32, तो क्या हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास हो गया CO2 का। ठीक है, अब एबनॉर्मल मोलर मास का यहाँ पे क्या मीनिंग है, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है, जो हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मोलर मास आता है यहां से इस कैलकुलेशन से, ठीक है, कई बार वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है उस वैल्यू से जो हम थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उस सब्सटेंस के मोलर मास की, ठीक है, या जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो हमें पता है, जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करी है, ठीक है, जो कैलकुलेट नहीं करी है, जो हमें एक्सपेरिमेंट से पता है, ठीक है, कि ये मोलर मास होता है इस सब्सटेंस का। ठीक है,
तो वो अगर जो हमने मोलर मास कैलकुलेट किया है अगर उस वैल्यू से डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो उस मोलर मास को, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो डिफरेंट आ रहा है, तो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, कि अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मोलर मास की जो हमने कैलकुलेट करी है इस फॉर्मूला से, अगर वो डिफरेंट आती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, थ्योरेटिकल वैल्यू से, तो उस मोलर मास को हम क्या नाम दे देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। राइट। अब ये क्यों एबनॉर्मेलिटी क्यों आती है, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी वो किसके लिए करी थी, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में करी थी। लेकिन अगर मान लो जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल है, या फिर अगर मान लो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट नहीं है, नॉन डाइल्यूट है, ठीक है, तो और अगर नॉन डाइल्यूट है तो उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन के चांसेस अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करो हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड और बेंजीन। सपोज करो कि ये जो सॉल्यूशन मैंने इन दोनों को मिला के क्या बनाया, एक सॉल्यूशन, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया और एक सॉल्यूशन फॉर्म किया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो अगर मान लो वो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट नहीं है, तो हमें पता है कि एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में और बेंजीन के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्यों, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, बेंजीन क्या होती है, रिंग की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये चारों क्या है, कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स है, हर किसी के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होती है। ये हाइड्रोजन अगर मैं ऐसे शो कर दूं तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। राइट। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे एसोसिएशन हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज। पहले हमारे पास एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल था और बेंजीन का एक अलग मॉलिक्यूल था, हमने इनको मिक्स किया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, एसोसिएशन हो गया। तो ये क्या करेगा, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, मतलब दो पार्टिकल से अब कितने पार्टिकल हो गए, एक पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज करेगी। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करेगी तो मोलर मास भी क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। हमने किया था मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मोलर मास की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मोलर मास इंक्रीज करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, डिक्रीज, दो से क्या हो गया, एक पार्टिकल रह गया, तो कम हो गए हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मोलर मास क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस मास को जो ज्यादा आ रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाली कैलकुलेशन से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो बस यही मेन समझने की चीज है। वैन होफ फैक्टर तो क्या, सिर्फ एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ये फॉर्मूला है आपका वैन होफ फैक्टर का, ठीक है। बट मेन क्या है, ये समझना कि एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है, ठीक है। मेन तो यही है, बस इतना आपको समझ में आ गया तो वैन होफ फैक्टर इज नॉट डिफिकल्ट। वैन होफ फैक्टर क्या है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि मोलर मास में क्या आती है, एबनॉर्मेलिटी आ रही है, किसके कारण, एसोसिएशन के कारण या फिर डिसोसिएशन के कारण। यहां पर मैंने आपको एसोसिएशन शो किया, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम। लेकिन अगर मान लो कहीं पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन नहीं हो रहा, डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन प्रेजेंट है, जिससे कितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है या कितना चेंज आ रहा है मोलर मास में, उसका जो एक्सटेंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वैन होफ फैक्टर से। किससे डिनोट करते हैं हम उसको, वैन होफ फैक्टर से डिनोट करते हैं। बस यही है कि वैन होफ फैक्टर क्या है, जो एक्सटेंट बताता है कि कितने एक्सटेंट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, ठीक है। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, वैन होफ फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो वैन होफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे, आई से, ठीक है। वैन होफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड इट इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास उस सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास।
समझ आ रहा है? ठीक है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, इसी को हम क्या बोलते हैं? वैन होफ फैक्टर। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट, जो भी हमने रिलेशन करे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, वो हमने किसके लिए करे हैं? आइडियल सॉल्यूशंस के लिए करे हैं। लेकिन जब अगर हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वही फॉर्मूला स्टडी करने हैं, तो बस हम आगे क्या अटैच कर देंगे? उसके वैन होफ फैक्टर अटैच करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सही आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ किया था, रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट, हमने किया था x2। ठीक है, तो बस इसके आगे क्या आ जाएगा? तो ये मॉडिफाई हो गया आई x2 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैन होफ फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्मूला हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, ऐसे ही हमने किया डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ इंटू एम के इक्वल है। इसके आगे क्या आ जाएगा? वैन होफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इसका मॉडिफाइड हो गया। सिमिलरली डेल टी बी इट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, तो आई के बी एम। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल था? सी आर टी, जहां पर सी क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। इसके आगे आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया? मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वैन होफ फैक्टर। ठीक है, and with this we end our chapter solutions, and in the next video we will be discussing about our next chapter, which is chemical kinetics.